अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि जिनके चांसेस हैं कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपकी ड्राइव और बेस यूनिट्स आपने ये बहुत अच्छे से करने हैं। आपकी ये पूरे बेस यूनिट्स क्या होते हैं, सारे इसी तरह का एग्जैक्ट टेबल बनाना है। ओके, और आपके पास दूसरा जो होता है वो ड्राइव। ठीक है, तो बेस और ड्राइव यूनिट्स आपने अच्छे से करके जाने। आप इधर से क्वेश्चन अगर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पूछेंगे। ठीक है, तो आपने 5 तक इधर तक जो है वो पक्के से अच्छे से याद कर लेना है। तो आपने बेस और ड्राइव को नहीं छोड़ना, उनको अच्छे से करना है। और इधर से जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट्स जो हैं वो इनके डिफरेंस के याद कर लेना है। कोई भी इजी से 3 पॉइंट्स कर लेना। और वैसे मैंने इसके लेक्चर्स भी दिए हैं तो आप उधर से भी याद कर सकते हो। फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वर्नियर कैलिपर लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्नियर कैलिपर के अलावा वर्नियर कैलिपर के टॉपिक में ही जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था तो हमने वहाँ पे ये चीज़ कवर की थी कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है। तो ये वाली फिगर्स जो है ना, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर को बता रही है। फिर आपको इसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास स्क्रू गेज जो था वो इंपॉर्टेंट है। स्क्रू गेज भी लॉन्ग के लिए, ये भी आपने अच्छे से करके जाना है। इसके भी ज़ीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होते हैं। ओके, उसके बाद है जी यहाँ से सिस्टमेटिक एरर और ये रैंडम एरर, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डिफरेंस था एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। अच्छा, उसके अलावा एक्सरसाइज से ना इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपके पास ये रीडिंग किस तरह से आई है। ठीक है, तो ये वर्नियर स्केल की और स्क्रू गेज की अगर आपको रीडिंग करनी आती है तो आप ये भी इजीली कर सकते हो। और फिर यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि आपको रीडिंग्स दी होंगी और आपको कह देंगे कि पिच निकालो, लीस्ट काउंट निकालो। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करना है। ये इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में आता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने ज़रूर करके जाना है। नेक्स्ट हम जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 से जो चीज़ें आ सकती हैं वो ये है कि टाइप्स ऑफ मोशन कौन सी हैं। जैसे कि हमारे पास इधर से एक पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको ये टाइप्स जो है इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फिर जो डिस्प्लेसमेंट और इनमें डिफरेंस आ सकता है। 3 पॉइंट्स आपने अच्छे से करके जाने हैं, डिस्टेंस और इसमें, और स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है, जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। नेगेटिव कब होगी, जब उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, कम हो रही होती है, वेलोसिटी उसकी कम हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन ये एक दफ़ा देख लेना बस। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें से कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकता है, तो आप बस एक दफ़ा इसको देख लेना, नहीं तो आप इसको चॉइस पे भी कर सकते हो। ओके, चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके पास जो ये फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अलग से भी आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होती है, फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इसके चार्ज ये आपको पता होना चाहिए कि इसका पायोन एक्सचेंज पार्टिकल है। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है। इसका पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो फोटोन है। वीक फोर्स का इस तरह वेक्टर बोसोन्स है। ग्रेविटेशनल का ग्रेविटोन है जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया। तो और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मतलब कि डायमीटर ऑफ प्रोटोन तक होती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसमें से आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, इसके 3 पॉइंट्स आप याद कर लो। जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जोड़ कर रखती है। दूसरा ये कि इसका एक्सचेंज पार्टिकल पायोन है। तीसरी बात ये कि इसका रेंज जो है वो इतनी है। तो ये 2-3 आप पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स का पहले बता दो, फिर आप उसके एक्सचेंज पार्टिकल के बता दो, और फिर आप उसकी रेंज बता दो कि इनफाइनाइट है। तो 3 पॉइंट्स करके आप इसके हर एक के याद कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी कोई भी एक आ सकती है। नेक्स्ट है ये न्यूटन सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा ये कि लिमिटेशंस जो है न्यूटन्स लॉ की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने ज़रूर करके जानी है, मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ही लिमिटेशंस हैं। एक तो ये ज़्यादा ना बड़े ऑब्जेक्ट पे लगती है, ना ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट पे लगती है, मीडियम साइज़ ऑब्जेक्ट पे लगती है। और दूसरी ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कम स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो उस पर ये लगेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग जाए तो उस पर ये नहीं लगते न्यूटन्स के लॉ। तो ये 2 जो है लिमिटेशंस ये आपने ज़रूर करके जानी है। मैस और वेट में डिफरेंस हर बार आता है तो कह नहीं सकते, लेकिन एक दफ़ा आप इसको देख लेना कि मैस और वेट में डिफरेंस क्या होता है। तो और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन आपने ड्राइव करना होता है बेसिकली कि फोर्स का फॉर्मूला ये भी होता है del P/del T। ये किस तरह से आया, ये आपने ये डेरिवेशन देखनी है। ठीक है, ये सिंपल है, F = m में होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी में चेंज, और जब भी चेंज लिखा होता है हम क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल देनी है और ये इस तरह से उठ जाएगा ये।
ठीक है, जो आपने लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको आइडिया होगा। इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो मोमेंटम की तरह ही होता है, ये बात देखनी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। इस पे क्या है कि आपके पास टॉर्क के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपने इसका फॉर्मूला लिखा और फैक्टर्स क्या हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट आर्म। और फिर हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये 3 इसके एडवांटेजेस हैं और 3 ही इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, तो आप इसको भी देख लेना। और ये मेथड क्या है कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है, बेसिकली ऐसे सरफेस होती है, तो हम इस सरफेस को कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम इसको पॉलिश कर दें। पॉलिश कर देंगे तो देखो इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लुब्रिकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बॉल बेरिंग। आप देख लीजिएगा, नाम भी बेशक लिख लीजिएगा। फिर आपके पास यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्बिटल मोशन। ये ऑर्बिटल मोशन जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, छोटा सा है, अगर आपने लेक्चर लिया हो तो ये ऑर्बिटल मोशन जो है 2-3 स्टेप्स हैं इसके बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं ये भी आप देख सकते हो। और नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। यहाँ से आपके पास आ सकता है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, हुक्स लॉ क्या होता है, ये आ सकता है। ठीक है, तो हुक्स लॉ अगर आए तो हुक्स लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका ग्राफ भी बनाना है, ये जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। और यहाँ से इस ग्राफ को भी एक दफ़ा देख लेना। लिक्विड प्रेशर आपके पास इंपॉर्टेंट है, फॉर लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी आ सकता है। पिछली बार लॉन्ग के लिए आया था, हो सकता है इस दफ़ा शॉर्ट के लिए आ जाए। लिक्विड प्रेशर है और यहाँ पे आपके पास ये मैनोमीटर और बैरोमीटर में डिफरेंस है, ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पास्कल प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये भी ज़रूर करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि लिक्विड प्रेशर के छोटे छोटे फार्मूलाज जिन पे लग रहे हैं, ये जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला है, यहाँ से इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। ठीक है, ये आपने करनी है। और एक इसका ये इस तरह रिलेटेड न्यूमेरिकल, मतलब आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि क्या फार्मूला लग सकता है, मतलब अगर ये फार्मूला लगा है मुझे इससे वी नहीं कैसे निकालना हो, वो आपको आना चाहिए। इजी से है ये। अच्छा, यहाँ से ये पिछले 5 पेपर में आया भी था और ये इंपॉर्टेंट भी है कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में डिफरेंस क्या है। देन छोटा सा आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होती है, फिर ये कि रिलेशन क्या है बिटवीन मोशन ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर के दरमियान, क्योंकि इसका ये ग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनल एनर्जी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर आपको पता हो कि वो क्या होती है। अब इसमें से बायोमेटेलिक थर्मामीटर्स और ये जो थर्मोकपल था ना, ये मैंने ये लॉन्ग भी करवाया हुआ है, ये भी आप एक दफ़ा लेक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, ये जो इसमें थर्मोकपल आ रहा था। यहाँ से अगर आपको एक मेथड पता हो कि स्टॉकिंग मेथड क्या होता है, हैमरिंग मेथड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी से हैं। सोलेनॉइड के बारे में एक लॉन्ग कैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट के लिए परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जाम्पल है और एक न्यूमेरिकल है, दोनों आपने करके जाना है। एग्जाम्पल भी करके जानी है और न्यूमेरिकल दोनों सेम ही है तकरीबन। उसके बाद जो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास ये टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक, मतलब डाई मैग्नेट्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेट्स क्या होते हैं और फेरोमैग्नेट्स, ये तो आपने ज़रूर याद करके जाना है। फिर आपके पास मैग्नेट्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह आपने इसका जो ये लास्ट पे है ये भी आपने करके जाना। लास्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। लास्ट चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके डिफरेंसेस, जैसे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन जैसे हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ, इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। फिर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में और रिलेटिविस्टिक, जैसे आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वैलिडिटी ऑफ थ्योरी हो गया, या आपके पास ये हो गया कि हाइपोथेसिस क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी और लॉ में जो डिफरेंस है वो, और थ्योरी और लॉ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है 2-3 क्वेश्चन ये लास्ट चैप्टर